हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सेल इन एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के जून 2023 के लिए संभावित प्रश्न। ठीक है, आज से हमारी रिवीजन यूनिट वाइज शुरू हो रही है, तो हम लोग रिवीजन अब शुरू कर देंगे और मैं कोशिश करूंगी कि एक एक दिन में आपको दो वीडियोस दे दूं। ठीक है, तो जिससे कि आपकी जून 2023 वाली तैयारी बढ़िया हो जाए। और क्योंकि अब पेपर में आपके ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, तो आपका रिवीजन यहाँ पर क्विक रिवीजन एक हो जाए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में कुछ संभावित प्रश्नों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपका रिवीजन हो जाएगा। और मान लीजिए एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं भी आते हैं तो इससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे और आपका जो है यहाँ से पेपर को सॉल्व करने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, रिवीजन आपका अच्छे से हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। और ये है आपकी आज की टीचिंग एप्टीट्यूड की सीरीज़। इससे पहले मैंने कई एक वीडियोस दे दी हैं आपको, करंट अफेयर से संबंधित हो, टीचिंग एप्टीट्यूड हो, हायर एजुकेशन हो। 2023 के भी काफ़ी क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं 2023 के भी, और 2021-22 के भी मैंने करवा दिए हैं। ठीक है, साथ ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हम लेके चल रहे हैं। तो टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन करिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक्सेल इन एजुकेशन चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन, द वेब पोर्टल ऑफ स्वयं प्रभा इज मेंटेन्ड बाय। तो देखिए स्वयं प्रभा से क्वेश्चन हमेशा बनता है। ठीक है, स्वयं का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, कई बार ऐसे भी पूछा गया है, स्टेटमेंट के फॉर्म में भी पूछा गया है। स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ठीक है, ये कुछ ऐसे बेसिक क्वेश्चन है जो आपके गलत नहीं होने चाहिए। अब इसमें मेंटेनेंस की बात कह रहा है कि किसके द्वारा मेंटेनेंस होता है, तो ये होता है आपका इनफ्लिबनेट सेंटर के द्वारा। ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। स्वयं प्रभा के बारे में आपको पता है, 34 DTH चैनल का एक समूह है जो कि GSAT 15 सैटेलाइट, ठीक है याद रहेगा, GSAT 15 इस उपग्रह का उपयोग करके 24/7 आधार पर हाई वीडियो एजुकेशनल प्रोग्राम को यहाँ पर प्रसारित किया जाता है। हर दिन कम से कम 4 घंटे के लिए नई सामग्री होगी, जिसे दिन में 5 बार दोहराया जा सकता है। ठीक है, जिससे छात्र अपनी सुविधा का समय चुन सकते हैं। चैनल बिसाग BISAG गांधीनगर से अपलिंक है, इससे भी क्वेश्चन आया था आपकी। ठीक है, NPTEL, IIT, UGC, CEC और IGNOU ये सब क्या है, कंटेंट प्रदान करते हैं। इनफ्लिबनेट क्या है, ये जो इनफ्लिबनेट सेंटर है ये वेब पोर्टल का मेंटेनेंस देखता है। ठीक है, यहाँ पर आपको पता है 9 से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन के छात्रों के लिए ई लर्निंग शिक्षा प्रदान करने का ये मंच है। ठीक है, तो इस तरह से इसका एक आदर्श वाक्य क्या था, शिक्षित भारत उन्नत भारत। लॉन्च किसके द्वारा किया गया था, तो भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा। और जो नोडल मंत्रालय है वो क्या है, शिक्षा मंत्रालय है, भारत सरकार से के द्वारा। ठीक है, तो ये कुछ इसके बारे में इंपॉर्टेंस जो है जानकारी थी, जैसे कि। और हाँ, एक क्वेश्चन और बनता है कि इसका जो क्वाड्रेंट कितने भागों में है, तो 4 भागों में इसका यहाँ पर क्वाड्रेंट में विभाजित है। ठीक है, और मैंने कई बार आपको स्वयं प्रभा के बारे में बताया है, साथ ही इससे संबंधित वीडियो भी आपको दी है, तो अगर आपने ना देखी हो तो उसको जरूर देख लीजिएगा। उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ही जगह पे हैं, स्वयं प्रभा करके है, तो वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, और अब की बार चैनल से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर है, देखिए इसमें कह रहा है द सीक्वेंस ऑफ यूजिंग कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप मॉडल इन द क्लासरूम। कक्षा में संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता प्रारूप के प्रयोग का सही सीक्वेंस पूछ रहा है ना। तो अब ये देखिए अप्रेंटिसशिप मॉडल, कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप मॉडल के बारे में यहाँ पर आपका 2023 में कई बार सवाल पूछे गए हैं, 2-3 बार। इसको हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि ये होता क्या है, तब आप अच्छे से इसको लिंक कर पाएंगे, है ना। कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप मॉडल जो है एक इंस्ट्रक्शनल फ्रेमवर्क है, जहाँ पर कंबाइन होते हैं एलिमेंट किस किस के, ट्रेडिशनल अप्रेंटिसशिप और यहाँ पर कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी के। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक इंस्ट्रक्शनल फ्रेमवर्क है जो कि संज्ञानात्मक शिक्षण सिद्धांत के साथ यहाँ पर ट्रेडिशनल जो आपके अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम है इनके तत्वों को जोड़ता है। 1980 के दशक में कोलिन्स, ब्राउन्स और न्यूमैन के द्वारा विकसित किया था, जो छात्रों को वास्तविक रूप से प्रामाणिक सीखने के अनुभव प्रदान करके सीखने और समस्या को सुलझाने के कौशल को बढ़ाने के तरीके के रूप में विकसित किया है। ठीक है, इसके हम लोग कुछ
की कंपोनेंट्स को देख लेते हैं, उन्हीं को आपको सीक्वेंस में लगाना है। पहला होता है मॉडलिंग। मॉडलिंग क्या चीज़ है? टीचर और एक्सपर्ट, मतलब कोई भी एक टीचर या एक्सपर्ट किसी कार्य या कौशल का प्रदर्शन करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं, उनकी सोच प्रक्रियाओं को छात्रों के लिए स्पष्ट और यहाँ पर दृश्यमान बनाते हैं। इससे छात्रों को शामिल कदमों और उनके पीछे अंतर्निहित तर्क को समझने में मदद मिलती है। ठीक है, मतलब इसके द्वारा जब वो मॉडलिंग का काम करते हैं, मतलब मॉडलिंग मतलब टीचर के द्वारा ऐसे कुछ डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाए जाते हैं जिससे कि स्टूडेंट जो लर्नर है उसकी पावर का मतलब जो इसकी कॉग्निटिव पावर है उसका पता लगता है कि वो किस लेवल तक सोच सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मॉडलिंग, सबसे पहला है। नेक्स्ट है आपका कोचिंग। ठीक है, ये दूसरा है कोचिंग। नेक्स्ट है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग बताइए हमने इससे पहले किस में पढ़ा है? ये बार बार आपके टीचिंग लर्निंग में आता है, ये टर्म्स है ना। तो स्कैफोल्डिंग आपको याद आ रहा होगा, हमने ZPD स्कैफोल्डिंग ये हमने चीज़ें पढ़ी थी वाइगोत्स्की की थ्योरी में। लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत था, लर्निंग थ्योरी थी, उसमें हमने पढ़ा था ZPD स्कैफोल्डिंग। तो देखिए यहाँ पर भी इसका यूज़ हो रहा है। कोचिंग, सबसे पहले कोचिंग को समझते हैं। यहाँ पर टीचर प्रोवाइड करता है क्या? गाइडेंस और सपोर्ट, क्योंकि छात्र कार्य कौशल में जो है यहाँ पर इंगेज होते हैं और वो फीडबैक प्रदान करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर जो टीचर हैं वो खोजी प्रश्न मतलब प्रोबिंग क्वेश्चन पूछते हैं और छात्रों को उनकी समझ और क्षमता विकसित करने में मदद करने के लिए यहाँ पर ये मचान प्रदान करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये करते हैं कि स्कैफोल्डिंग, मतलब स्कैफोल्डिंग में आपको पता है ना कि एक लेवल तक जो है बच्चा जो लर्नर है, कोई भी स्टूडेंट हो सकता है, लर्नर हो सकता है, वो अपने एफर्ट के द्वारा जो सीखने का प्रयास करता है, लेकिन उसके बाद दूसरे नेक्स्ट लेवल पे जब वो अपग्रेड करता है तो वहाँ पर उसको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। वो पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई भी गार्जियंस हो सकते हैं या टीचर, कोई भी उसको थोड़ा सपोर्ट करता है, इसके बाद वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है। ठीक है, तो यही होता है स्कैफोल्डिंग या मचान जिसको कहते हैं। ठीक है, पहाड़ बांधना इसको हिंदी में कहते हैं या स्कैफोल्डिंग। ठीक है, इंग्लिश में आपको स्कैफोल्डिंग याद रखना है। यहाँ पर तो आपका क्या हो गया? मॉडलिंग हो गया, कोचिंग। अब स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग में क्या होता है? मचान। शिक्षक धीरे धीरे छात्रों को प्रदान की जाने वाली सहायता को कम करता है। जो सपोर्ट टीचर के द्वारा मिल रहा था उसको वो रिड्यूस करता है। तो अब क्या होगा? रिड्यूस करने से वहाँ पर वो टीचर मतलब जब इस तरह का काम करता है, मतलब पूरी तरह से फुल्ली सपोर्ट नहीं करता है, तो उससे क्या होगा कि स्टूडेंट का खुद का भी कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। स्कैफोल्डिंग में क्या चीज़ें होती हैं? यहाँ पर संकेत प्रदान करना, कार्यों को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड किया जाता है, छात्रों की सीखने में सहायता के लिए संसाधन प्रदान करना, ये सारी चीज़ें स्कैफोल्डिंग में शामिल होती हैं। ठीक है, कोचिंग में आपको समझ में आ गया कि टीचर यहाँ पे गाइडेंस देता है और सपोर्ट करता है ना। तो इस तरह से मतलब कोचिंग हो गया, फिर स्कैफोल्डिंग हो गया। नेक्स्ट है आपका आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन में यहाँ पर क्या होता है? अभिव्यक्ति जिसको कहते हैं हिंदी में। छात्रों को व्यक्तिगत रूप से आर्टिकुलेशन, ठीक है, इसका टर्म याद रखिएगा। छात्रों को व्यक्तिगत रूप से या समूह में अपनी सोच प्रक्रियाओं को और स्ट्रेटजीज को जोर से व्यक्त करने के लिए यहाँ पे इसको ये प्रमोट किया जाता है। ठीक है, कि यहाँ पर एनकरेज किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है। इससे उन्हें अपने सीखने पर विचार करने और अपनी समझ को रिफाइन करने में मदद मिलती है। अगर वो कहीं गलत सोच रहा होता है तो उसको समझ में आता है कि मैं यहाँ गलत सोच रहा हूँ, नहीं, इसका यहाँ पर ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो ये होता है आर्टिकुलेशन कि रिफाइन देयर अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पर रिफाइनिंग काम होता है। फिर होता है रिफ्लेक्शन। ठीक है, इन सब के आपको टर्म्स पता होने चाहिए, तभी आप अगर नहीं भी आंसर आता है तो भी आप उसको इंगेज कर लेते हैं, है ना, अरेंज कर लेते हैं। छात्र अपने सीखने के अनुभव, चुनौतियों की पहचान करने और जो अल्टरनेटिव जो यहाँ पर व्यू होता है उस पर विचार करके मेटा कॉग्निटिव प्रोसेस में यहाँ पर इंगेज होते हैं। ये गहरी समझ और ज्ञान को नई स्थितियों में स्थानांतरित करने की क्षमता को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो रिफ्लेक्ट में क्या होगा? अपना जो भी उसने एक्सपीरियंस लिया, जो भी उसके सामने चैलेंजेस आए उनको समझता है और जो भी अल्टरनेट जो भी थिंकिंग हो सकती है, जो भी उसके ऑप्शन हो सकते हैं, अल्टरनेट ऑप्शन जो भी हो सकते हैं, उन पर विचार करता है। तो इस तरह क्या होगा? मेटाकॉग्निशन लेवल हाई होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपकी इससे संबंधित हो गई जो आपकी आती है कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप मॉडल। तो अब यहाँ पर अब आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें कह रहा है कि यहाँ पर ये क्वेश्चन था आपका, तो इसमें आप अब आ जाइए, तो अब आप कर सकते हैं ना कि कौन कौन सी इसमें चीज़ें होंगी। तो देखिए यहाँ पर है
पहला ऑप्शन ये सही होगा। ए ऑप्शन की बात कह रहा है, कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप मॉडल में मॉडलिंग होता है, फिर कोचिंग है, फिर स्कैफोल्डिंग है, आर्टिकुलेशन है, रिफ्लेक्शन एंड इसमें फिर देखिए एक्सप्लोरेशन भी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको सीक्वेंस में ऐसे लगानी है। ठीक है, ये आंसर है इसका। तो आपने देखा कि मैंने आपको इसको डिटेल में भी बता दिया। ठीक है, ये हो गया आपका। यहाँ पर अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ स्टेटमेंट कह रहा है, दो स्टेटमेंट दिए हैं, पहला और दूसरा। पहला स्टेटमेंट कहता है डीडी ज्ञान दर्शन यहाँ पर है एक केंद्रीय सरकार के स्वामित्व वाला टेलीविज़न चैनल है जिसका प्रसारण दूरदर्शन केंद्र और इग्नू के द्वारा किया जाता है। तो इसको बताना है फॉल्स है या ट्रू है। और दूसरा स्टेटमेंट कहता है स्वयं प्रभा में कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए डीटीएच चैनल जो जी सैट है 15 उपग्रह का उपयोग कर रहे हैं। ये दूसरा तो सही है, पहला वाला यहाँ पर रॉन्ग है, फॉल्स है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सेकंड ऑप्शन तो सही है। अभी आपको बताया कि स्वयं प्रभा क्या है, 34 डीटीएच चैनल का समूह है जो जी सैट 15 उपग्रह का उपयोग करके 24x7 आधार पर हाई क्वालिटी वाले शैक्षिक कार्यक्रम के प्रसारण के लिए समर्पित है। अब देखिए डीडी ज्ञान दर्शन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। डीडी ज्ञान दर्शन, ठीक है, जीडी जिसको बोलते हैं, ये चैनल भारत में शैक्षिक टेलीविज़न के क्षेत्र में यहाँ पर ये जो है एजुकेशनल टेलीविज़न इन इंडिया है ना, तो ये शैक्षिक टेलीविज़न के क्षेत्र में एक प्रमुख अपॉर्चुनिटी है। डीडी ज्ञान दर्शन दूरदर्शन केंद्र इग्नू से प्रसारित होने वाला एक राज्य के स्वामित्व वाला टेलीविज़न चैनल है ना। तो ये डीडी ज्ञान दर्शन के इग्नू से, ठीक है, इग्नू से प्रसारित होने वाला है। ये अब देखिए किसके किसके सहयोग से काम करता है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, प्रसार भारती और इसरो के साथ नोडल एजेंसी के रूप में इग्नू के सहयोग से, है ना, इग्नू के सहयोग से एमएचआरडी की एक शैक्षिक मीडिया पहल है। क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि डीडी ज्ञान दर्शन एक केंद्र सरकार के स्वामित्व वाला टेलीविजन चैनल है जिसका प्रसारण दूरदर्शन केंद्र और इग्नू के द्वारा किया जाता है, लेकिन नहीं, तो ये गलत है। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट सही नहीं है, रॉन्ग है, और ये वाला सही है। रॉन्ग क्यों है, क्योंकि आपको बताया कि यहाँ पर नोडल एजेंसी इग्नू है। ठीक है ना, यहाँ आपको देख रहे हैं कि यहाँ पर नोडल एजेंसी के रूप में यहाँ एमएचआरडी की जो है शैक्षिक मीडिया पहल है इग्नू के सहयोग से। ठीक है, तो ये हो गया। फिर देखिए एनआईआरएफ का फुल फॉर्म पूछा गया है और पूछा जाता है, अगर फुल फॉर्म नहीं आएगा तो आपकी जो अभी करंट से संबंधित रिपोर्ट है उससे संबंधित क्वेश्चन बनेगा। ठीक, तो ये तो आपको पता है एनआईआरएफ क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, ये होती है इसके फुल फॉर्म। और इससे संबंधित जो करंट के जो भी आपके पैरामीटर्स हैं, मतलब जो भी आपकी रिपोर्ट है उसमें क्या क्या पैरामीटर आपकी नए जोड़े गए हैं, कौन सी किस फील्ड में किस कॉलेज की या किस इंस्टीट्यूट की क्या पोजीशन है, उससे संबंधित एक वीडियो मैंने आपको बना के दिया है करंट अफेयर का। इस अभी आप जब प्लेलिस्ट में जाएंगे या टेलीग्राम पे भी आप देखिएगा, वहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावना है। तो एनआईआरएफ की जो रिपोर्ट अभी आई है ना, अभी एक हफ्ता हुआ होगा, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है वहाँ से और कुछ नहीं तो आप कम से कम यूनिवर्सिटी, जो टॉप यूनिवर्सिटी है एनआईआरएफ की रैंकिंग में 2023 की जो रिपोर्ट है, साथ ही 2022 वाली भी है ना, जो 2021-22 वाली है उसको भी देख लीजिएगा। कई बार तुरंत की ना पूछ के प्रीवियस भी पूछ लेता है, तो उन दोनों को देख लीजिएगा। ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, तो आज हम इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप लोग उसको ज़रूर देख लीजिए। हाँ, तो मैं कह रही थी कि एनआईआरएफ की जो रैंकिंग है ना 2023 की, उसमें आपको रिसर्च से संबंधित और जो नए आपके पैरामीटर्स जुड़े हैं अभी उससे संबंधित, ठीक है, उस फील्ड में कौन से इंस्टीट्यूट हैं और आपके रिसर्च से यूनिवर्सिटी से संबंधित, इतने कम से कम आप पढ़ लीजिएगा ये 4-5 पॉइंट। ठीक है, वैसे तो मैंने बहुत ही की पॉइंट्स के रूप में बनाई है, आप एक बार देख लेंगे तो आपको पता लग जाएगा और चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे एनआईआरएफ का आपने देखा नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, जो कि 2015 में शिक्षा मंत्रालय, जो कि पहले नाम था क्या एमएचआरडी, इसके द्वारा यहाँ पे अप्रूव किया गया था। और भारत सरकार का ये प्रयास था, पहला प्रयास था हाई जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है इनको रैंक प्रदान करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग जो है मतलब श्रेणियाँ कैटेगरीज में यहाँ पर डिवाइड किया गया था। तो आपकी भी कुछ अलग कैटेगरीज हैं, तो आप उनको देख लीजिएगा कि इस बार कौन कौन सी आपकी एग्रीकल्चर, इनोवेशन, इस तरह से कुछ नई चीज़ों को जोड़ा गया है, तो आप उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लीजिएगा। ठीक है, उस वीडियो में देख लीजिए, आपको पूरा पता लगेगा। आप देखिए यहाँ पर है द टर्म ओपन लर्निंग रिप्रेजेंट अप्रोच दैट फोकस ऑन, मतलब
निम्नलिखित में से किन पर ध्यान केंद्रित करने वाले अप्रोच को ओपन लर्निंग शब्द दर्शाता है? तो इसमें देखिए कह रहा है शिक्षा व प्रशिक्षण के प्रावधान को पहुंच में लाना, समय और स्थान की सीमाओं से शिक्षार्थियों को मुक्त करना, किसी विशिष्ट पाठ्यचर्या के बिना अधिगम और मूल्यांकन। डी कह रहा है व्यक्ति और शिक्षार्थी समूह को लचीले अधिगम अवसर प्रदान करना है, बिल्कुल सही है। किसी शैक्षिक भार से विद्यार्थियों को मुक्त करना। तो अब देखिए यहाँ पर जो सी ऑप्शन है ना, किसी विशिष्ट पाठ्यचर्या के बिना, तो ये तो नहीं होगा। तो जिसमें सी ऑप्शन है उसको आप बिल्कुल भी एलिमिनेट कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका हट जाएगा यहाँ से और आपका ये ऑप्शन भी हट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये ई भी नहीं होगा, तो ये भी हट गया, बचता है आपका ए, बी एंड डी, है ना। वैसे भी देखिए यहाँ पे कह रहा है ओपनिंग एक्सेस टू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोविजन, ठीक है, ए ऑप्शन सही है यहाँ पर। और उसके बाद है फ्रीइंग लर्नर फ्रॉम कंस्ट्रेंट्स ऑफ टाइम एंड प्लेस, है ना, तो बिल्कुल सही बात है। और उसके बाद है यहाँ पर ऑफरिंग फ्लेक्सिबल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज टू इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स ऑफ लर्नर, ए, बी और डी, यहाँ पर ये डी, ठीक है। ये जो है नहीं होगा, सी नहीं होगा और ई नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका डी ऑप्शन यहाँ पर सही है, ठीक है। ओपन लर्निंग अप्रोच आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका सार्थक। सार्थक ये क्या है? तो SARTHAQ ये क्या है? तो यहाँ पर देखिए इसके ऑप्शन के हिसाब से ये क्या है? इम्प्लीमेंटेशन प्लान फॉर NEP 2020, है ना। NEP 2020 के लिए एक इम्प्लीमेंटेशन प्लान था, कार्यान्वयन योजना। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि यहाँ पर देखिए सार्थक का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। तो सार्थक का फुल फॉर्म है स्टूडेंट्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है। यह आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से स्टूडेंट एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन, इसको पता होना चाहिए। और ये क्या है? 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए एक इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने स्कूली शिक्षा छात्रों और शिक्षकों की क्वालिटी जो है एजुकेशन के माध्यम से समग्र उन्नति के लिए सांकेतिक और विचारोत्तेजक NEP कार्यान्वयन योजना विकसित की है, ताकि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रीय शिक्षा के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद मिल सके, ठीक है। तो ये एक इम्प्लीमेंटेशन प्लान था जिससे कि यहाँ पर होलिस्टिक एडवांसमेंट मतलब क्वालिटी एजुकेशन हमको यहाँ पर मिल सके, ठीक है। तो इस तरह से ये इसका फुल फॉर्म ही मेन बनता है और किससे संबंधित है, तो ये चीज़ें आपको बता दी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए शिक्षण के किस स्तर पर आलोचनात्मक चिंतन, रिफ्लेक्टिव थिंक, क्रिटिकल थिंकिंग, यहाँ पर कह रहा है कि क्रिटिकल थिंकिंग के शिक्षा के उन्नयन को सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है। मतलब इन विच लेवल ऑफ टीचिंग प्रमोशन ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग इज द हॉलमार्क। तो ये होता है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल, ठीक है। यहाँ पर मेमोरी लेवल में भी आपको पता है कि स्मृति स्तर, चीज़ों को रटाया जाता है, याद कराया जाता है। अंडरस्टैंडिंग अवबोध स्तर होता है, यहाँ पर उदाहरणों के माध्यम से समझाया जाता है। रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या होता है कि बालक जो होता है, लर्नर होता है, वो इतना सोचने समझने की, उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो है क्षमता, यहाँ पर स्किल डेवलप हो जाती है और वो चीज़ों को समझ सकता है ना। तो ये हो जाता है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल। बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको पता है। यहाँ पर देखिए इन प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग द वर्ड स्मार्ट स्टैंड फॉर, स्मार्ट क्या यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है? तो ये देखिए स्मार्ट ये है आपका कौन सा प्रोग्राम होता है? समस्या आधारित अधिगम, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग एक क्या है? छात्र केंद्रित दृष्टिकोण है, ठीक है। एक लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है। छात्र एक समस्या को हल करने के लिए समूह में काम करके विषय के बारे में सीखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या है? प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग है। तो यहाँ पर इसका जो फुल फॉर्म होगा स्मार्ट का, ये कई बार 2-3 बार क्वेश्चन आपका 2023 में भी पूछा गया है। तो देखिए इसका है स्पेशल मल्टीमीडिया, यहाँ पर एरेनास फॉर रिफाइनिंग थिंकिंग, ठीक है। तो यहाँ पर ये है आपका इसका फुल फॉर्म। यहाँ पर थिंकिंग को रिफाइन करने के लिए चीज़ों को प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है टेक्निक यहाँ पर करवाई जाती है। लर्नर्स के सामने प्रॉब्लम सॉल्व मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करने की फेजेस जो है यहाँ पर दिए जाते हैं, जिससे कि उसकी रिफ्लेक्टिव लेवल यहाँ पर इंक्रीज हो। ये देखिए यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग। आपको बताया था थॉर्नडाइक के नियम के अंतर्गत था प्राइमरी नियम और मेजर, है ना, प्राथमिक नियम और गौण नियम। तो आपके 2 थे यहाँ पर, प्राथमिक और गौण नियम। प्राथमिक में आपके 3 नियम उन्होंने बताए थे, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है। तो देखिए यहाँ पर आया आपका तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। यहाँ पर इनके प्राथमिक नियम के अंतर किसके? थॉर्नडाइक के
अधिगम सिद्धांत में आपके इसमें आते हैं 3 तरह के प्राथमिक नियम के अंतर्गत आता है। कौन सा नहीं आता है? तो ये है लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, ये नहीं आता है। प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम ये आते हैं, ठीक है। तो यही पूछ रहा है कौन सा नहीं आता है। अब आप इसमें देख सकते हैं प्रभाव का नियम क्या है, मतलब सीखे जाने वाले कार्य का सीखने वाले के लिए महत्व से। जब व्यक्ति को सीखने से संतोष या प्रसन्नता मिलती तब सीखना सरलता से होता है, और इसमें संतोषजनक अवस्था अथवा असंतोषजनक अवस्था होती है, ठीक है। तत्परता है ना, रेडी टू लर्न, रेडीनेस का नियम जो होता है, जब लर्नर सीखने के लिए अपनी यहाँ पर ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के साथ तत्पर होकर संज्ञान लेता है तब सीखना तीव्र गति से। अगर हम सीखने के लिए तत्पर ही नहीं रहेंगे तो क्या सीखना हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, है ना। अभ्यास का नियम, यहाँ पर देखिए स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच एक परिवर्तनीय संबंध होता है जिसे अभ्यास कहते हैं। जब लर्नर किसी चयनित अनुक्रिया को बार बार करता है तो सीखने में उन्नति होती है। अभ्यास के द्वारा सीखना स्थायी होता है, ठीक है। तो इस तरह से उसमें लॉ ऑफ रिस्पॉन्स यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, ये आपको पता होने चाहिए। अब देखिए यहाँ पर इन एश्योर मॉडल, इसमें कह रहा है एश्योर मॉडल ऑफ लर्निंग, ABCD स्टैंड फॉर वेल स्टेटेड लर्निंग ऑब्जेक्टिव, व्हाट डज C स्टैंड फॉर। अब यहाँ पर देखिए आपका जो क्वेश्चन बना था 2023 में या 22 में, इस तरह से एडी मॉडल, एश्योर मॉडल, इसमें आपके फुल फॉर्म भी पूछे गए हैं, ज़्यादा कुछ नहीं लेकिन फुल फॉर्म पूछा गया है, या फुल फॉर्म पूरा नहीं पूछा गया है तो एश्योर ASSURE में पूछ लेगा एस का क्या मतलब है, दूसरे एस का क्या मतलब है ना। तो पहले तो आपको ये फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो देखिए एश्योर का मतलब है, यहाँ पे फुल फॉर्म है एनालाइज लर्नर कैरेक्टरिस्टिक, ASS है ना, S स्टेट ऑब्जेक्टिव, फिर दूसरा है S है सिलेक्ट, मॉडिफाई और डिज़ाइन मटेरियल्स, U है यूटिलाइज मटेरियल्स, R है रिक्वायर लर्नर रिस्पॉन्स, E है इवेल्युएशन। अब देखिए एश्योर मॉडल क्या है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में यहाँ पर टेक्नोलॉजी और मीडिया को एकीकृत करने वाले निर्देशों की योजना बनाने और वितरित करने के लिए क्या है, एक गाइडेंस है, ठीक है। एश्योर मॉडल को किसके द्वारा, हेनरिको मोलिंडा के द्वारा विकसित किया था। अब इसमें लर्निंग आउटकम में अगर हम बात करें स्टेटमेंट ABCD, तो यहाँ पर स्टेटमेंट ABCD का मतलब है ऑडियंस, देखिए ए का मतलब ऑडियंस, बिहेवियर, कंडीशन एंड डिग्री, इसका उपयोग करके लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर C का क्या मतलब हुआ, कंडीशन, ठीक है। C का मतलब हुआ कंडीशन। तो आपको इसके एश्योर के फुल फॉर्म के साथ साथ ABCD इसका भी पता होना चाहिए, तो इसका मतलब हो जाएगा कंडीशन, ठीक है। तो इस तरह से ABCD में आपको पता होना चाहिए ऑडियंस, बिहेवियर, कंडीशन एंड डिग्री। इसमें लर्निंग आउटकम स्टेटमेंट में ऐसे इसको लिखा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया एश्योर मॉडल। मैंने सारे मॉडल आपको करवा रखे हैं। और देखिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर राहुल ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित गणित के कुछ प्रश्नों को समाधान का प्रयास कर रहा है। उसने अनेक बार प्रयास किया लेकिन यहाँ पर सक्सेस नहीं रहा। उसके शिक्षक ने उसकी सहायता की जिससे उसका सही उपागम के अनुसरण करने का मार्ग प्रशस्त किया और वो इन समस्याओं के समाधान में सफल रहा। तो ये किसका उदाहरण है? तो आपको पता लग रहा है ना कि शिक्षक की सहायता से उसने अपने अप्रोच को फॉलो किया और फिर यहाँ पर प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो ये कौन सा है? जोन ऑफ द प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी है, ZPD का सिद्धांत है ना। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। समीपस्थ विकास का क्षेत्र शैक्षिक मनोविज्ञान में एक कंसेप्ट है जिसमें एक शिक्षक द्वारा विद्यार्थी की मदद करने का प्रयास किया जाता है जिससे विद्यार्थी स्वयं को पूरा नहीं कर सकते, वो टीचर के गाइडेंस और सपोर्ट के द्वारा पूरा कर सकते हैं। यही हो जाता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसको मैंने कई बार आपको बताया है और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो ये हो गए आपके कुछ क्वेश्चन जिससे कि मुझे लगता है कि आपको कुछ हेल्प होगी और शायद इसी तरह से क्वेश्चन आपके पूछे भी जाएं, ठीक है। तो ये एक छोटी सी कोशिश थी और इसी तरह मैं कोशिश करूँगी आपके बाकी यूनिट भी ऐसे ही कवर करा दूँ, ठीक है। तो फ्रेंड वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।